आतिश फिशा बुक 1 पार्ट 18 आवाज लुबाबा हैदर पेशकश मीरे कारवां। मैं उसकी बात का जवाब दिए बगैर अपने कमरे में घुस गया और बिस्तर पर लेटकर देर तक थाईवान के बारे में सोचता रहा। उसकी कहानी वाकई अफसोसनाक थी। उसके साथ जुल्म हुआ था और मेरे साथ क्या हो रहा था। मेरे माँ बाप को मेरी आंखों के सामने बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया और मैं अपनी जान बचाने के लिए छुपता फिर रहा था। मेरे दुश्मन मौत के फरिश्तों की तरह मेरे ताक़ुब में लगे हुए थे। मैं जहां भी पनाह लेता, चंद रोज बाद वो मुझे ढूंढ निकालते। क्या मैं जिंदगी भर इसी तरह भागता रहूंगा? ताइवान के साथ भी यही सब कुछ हुआ था, लेकिन उसने हालात का मुकाबला किया और आज वो सुकून की जिंदगी बसर कर रही थी। उसने अपने दुश्मनों को खत्म कर दिया था। मुझे भी ऐसा ही करना होगा। इस तरह छुपकर जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। मैं रात के आखिरी पहर सोया था। आंख खुली तो दिन के 12 बज रहे थे। घर में खामोशी थी। मेरा ख्याल था कि थाईवान सुबह अपने दफ्तर जा चुकी होगी। उसने मुझे जगाया नहीं होगा कि मैं अपनी नींद पूरी कर लूं। जाग जाने के बाद भी मैं देर तक बिस्तर में पड़ा रहा और फिर उठकर बाथरूम में घुस गया। आधे घंटे बाद जब मैं अपने कमरे से निकलकर किचन की तरफ जाने लगा तो थाईवान के कमरे के सामने से गुजरते हुए बेख्तियार मेरी निगाह अंदर की तरफ उठ गई। दरवाजा खुला था और थाईवान बिस्तर पर औंधी पड़ी थी। चादर उसके जिस्म पर से हटी हुई थी। उसकी पुश्त पर कौड़ों की जरबों के निशान दूर से ही नजर आ रहे थे। मैं गैर इरादी तौर पर कमरे में घुस गया। उसकी हालत देखकर मुझे अफसोस हुआ था। रात को मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही धुनाई कर डाली थी। थाईवान बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। मैंने 2-3 आवाजें दी मगर कोई रद्दअमल जाहिर नहीं हुआ। मैंने आगे बढ़कर उसे हौले से हिलाया मगर वो बेहिस्सो हरकत पड़ी रही। मुझे तशवीश होने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो। मैंने सर झटक दिया। रात 3-3:30 बजे तक तो वो बैठी बातें करती रही थी। मैंने उसके कंधे को झंझोड़ा। उसने कसमसाकर आंखें खोल दी तो मुझे कदर इत्मीनान हुआ। 1 घंटे बाद हम दोनों नाश्ता कर रहे थे। थाईवान ठिठाई से मुस्कुराते हुए बता रही थी कि तशद्दुद और अजियत का तशद्दुद बनने के बाद भी उसके मामूलात में कभी फर्क नहीं आया और शायद ये पहला मौका था कि वो इस तरह बेसुध पड़ी रही थी। उसकी वजह गालिबन ये थी कि मैंने कुव्वत बाजू को ज्यादा ही इस्तेमाल कर डाली थी। उस रोज अपने दफ्तर नहीं गई, बस बिस्तर पर औंधी सीधी पड़ी रही। मैं कभी उसके पास बैठ जाता और कभी इधर उधर घूमने लगता। दूसरे दिन वो दफ्तर गई तो मामूल के मुताबिक 6 बजे से पहले ही वापस आ गई। आते ही उसने ऐलान कर दिया कि आज रात का खाना हम घर से बाहर किसी होटल में खाएंगे। जब हम घर से निकले तो रात के 8 बज रहे थे। मेरे दिल में हल्का सा खौफ भी था, अगर किसी ने देख लिया तो। लेकिन थाईवान ने मुझे तसल्ली दी कि हर शख्स तो मुझे नहीं पहचानता, 2-4 आदमी ही पहचानते होंगे और जरूरी नहीं कि हम जहां जाएं वहां उनमें से कोई मौजूद भी हो। कार दरमियानी रफ्तार से मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती रही और मैं मोहतात नजरों से चारों तरफ देखता रहा। पूरा शहर रोशनियों से जगमगा रहा था। हमारे सफर का अख्तिताम राजा प्राप रोड पर वाक़े आलीशान इंदिराजीत होटल के पार्किंग लॉट में हुआ। उस होटल का मसाला थाई रेस्टोरेंट रिवायती थाई खानों की वजह से खासी शोहरत रखता था। यहाँ ग्राहकों का दिल बहलाने का भी माकूल बंदोबस्त था। रात 8:30 बजे के बाद स्टेज प्रोग्राम शुरू हो जाता जिसमें सयाम के कदीम रिवायती रक्स पेश किए जाते। इस होटल में सिर्फ वही लोग आ सकते थे जिनकी जेबें करेंसी नोटों से भरी हुई हों। आम आदमी का इस तरफ गुजर नहीं था। हम देर तक खाने, मशरूबात और रक्स से लुत्फानंदोज होते रहे। इस दौरान में मैं वाकई भूल गया था कि मेरी जान के दुश्मन पूरे शहर में मुझे ढूंढते फिर रहे हैं। हम 11 बजे रेस्टोरेंट से निकले और जैसे ही पार्किंग में कार के करीब पहुंचे थाईवान ठिठक गई। कार के दाएं तरफ के दोनों टायर फ्लैट थे। हम कार के सामने से घूमकर दूसरी तरफ आ गए। उस तरफ के दोनों टायर भी फ्लैट थे। मुझे अपनी गर्दन पर चिंटियां सी रेंगती महसूस होने लगी। कार के चारों टायर फ्लैट होना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। पहियों की हवा जानबूझकर निकाली गई थी। मेरी छठी हिस्स ने खतरे की घंटी बजा दी। मेरी तरह थाईवान भी मतौहिश नजरों से इधर उधर देख रही थी। फिर हम दोनों ने बैक वक्त होटल के सामने वाली सड़क पर दूसरी तरफ उस शख्स को देख लिया जो बिजली के खंभे से टेक लगाए खड़ा सिगरेट के कश लगा रहा था। उसने सफेद पैंट और सफेद ही टी-शर्ट पहन रखी थी जिस पर सामने के रुख पर कोई तस्वीर छपी हुई थी। गले में सुर्ख स्कार्फ बंधा हुआ था। मिस्टर वजदान, अंदर चलो, हम इस तरफ से नहीं जा सकते। थाईवान ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। मैंने भी सुर्ख स्कार्फ वाले उस आदमी को देख लिया था। मैंने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थाईवान ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसके होंठों पर खफीफ से मुस्कुराहट आ गई। गुड, तुम वाकई दिलेर नौजवान हो। अगर तुम में वाकई ऐसा हौसला पैदा होता रहा तो वो लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। उसने अगरचे मेरी हौसला अफजाई की थी लेकिन मैं झेंप सा गया। मैंने उसके साथ होने वाली बात ऐसे ही कह दी थी जैसे खतरा मुझे नहीं उसे है और मैं उसकी हिफाजत के लिए साथ आया हूँ। हम दोनों दोबारा रेस्टोरेंट में घुस गए लेकिन वहां रुके नहीं। मेजों के दरमियान चकराते हुए दूसरे दरवाजे से होटल के अंदरूनी हिस्से की तरफ निकल गए। थाईवान यकीनन पहले भी यहाँ आती रहती थी।
उसे होटल के रास्ते मालूम थे। हम मुख्तलिफ रास्तों से घूमते हुए पिछली तरफ आ गए। होटल का एक दरवाजा सोए इंदिरा वाली साइड पर भी था, लेकिन थाई वांग जैसे ही बाहर निकली ठिठक कर रुक गई। उस तरफ भी गली में चंद गज के फासले पर उसी हुलिये से मिलता जुलता एक आदमी खड़ा था। उसके गले में स्कार्फ नहीं था, अलबत्ता सर पर पीले रंग का एक इलास्टिक बैंड नजर आ रहा था। थाई मेरा हाथ पकड़कर पीछे तेजी से मुड़ गई। मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए हम एक कमरे में दाखिल हुए। यह होटल के टेलीफोन ऑपरेटर का कमरा था। स्विच बोर्ड के सामने दो खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई थी। एक तो फोन पर किसी से बात कर रही थी और दूसरी ने बात खत्म करके स्विच बोर्ड पर कोई प्लग ऑफ किया था। वो गर्दन घुमाकर हमारी तरफ देखने लगी। मुझे एक फोन करना है, इमरजेंसी है, थाई वांग आगे बढ़ते हुए बोली। लॉबी में पब्लिक बूथ लगे हुए हैं और उस वक्त 2 बूथ फारिग हैं। लड़की ने घूरते हुए कहा, इमरजेंसी है प्लीज, हमें जान का खतरा है, हम लॉबी में नहीं जा सकते। पुलिस को फोन करना है? नहीं प्लीज, मुझे फोन कर लेने दो, वो लोग हमारी तलाश में यहाँ आ गए तो। ये डायरेक्ट लाइन है, फोन करके तुम लोग यहाँ से फौरन चले जाओ। लड़की ने उसकी बात काटते हुए एक टेलीफोन सेट आगे सरका दिया। थाई वांग ने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने लगी। कॉल रिसीव होने में ज्यादा देर नहीं लगी। उसकी बातों से मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो मास्टर फू को सूरत हाल से आगाह कर रही थी। फिर उसने रिसीवर रख दिया और मेरी तरफ देखते हुए बोली, मास्टर फू चंद मिनट में यहाँ पहुंच जाएगा। उस वक्त तक हमें लोगों की निगाहों से पोशीदा रहकर यहीं कहीं वक्त गुजारना है। आओ मेरे साथ। उसने ऑपरेटर का शुक्रिया अदा किया और हम दोनों उसके कमरे से निकल आए। 2 राहदारियों में घूमकर हम लॉबी की तरफ निकल आए, लेकिन थाई वांग फौरन ही पीछे मुड़ गई और एक और राहदारी में से होती हुई जीने पर चढ़ गई। जीने के इख्तिताम पर एक फ्लोर था। थाई वांग ने मुझे इशारा किया और हम दौड़ते हुए कॉर्नर के कमरे में घुस गए। अंदर दाखिल होते ही थाई वांग ने दरवाजा बंद कर दिया। यह खासा वसी और इस कमरा था। किसी लाइब्रेरी की तरह बड़े बड़े रैक्स बने हुए थे, लेकिन इन रैक्स में किताबों की बजाय तय किए हुए कपड़े रखे थे। चादरें, पर्दे, तौलिए, गलाफ, मेज पोश और इसी किस्म की चीजें थी। थाई वांग ने कमरे की बत्ती बुझा दी और हम इन रैक्स के दरमियान से गुजरते हुए खिड़की के करीब आकर रुक गए। ये खिड़की मेन रोड की तरफ थी और यहाँ से न सिर्फ होटल का गेट बल्कि उसके सामने की सड़क भी नजर आ रही थी। सुर्ख स्कार्फ वाला बदमाश अब भी सड़क के दूसरी तरफ बिजली के खंभे से टेक लगाए खड़ा था। 15-20 मिनट गुजर गए। मैं खिड़की के एक तरफ शीशे से झांक कर देख रहा था और फिर 2 कारें मुखालिफ सिमत से आकर बैक वक्त गेट के सामने रुक गईं। एक कार से मास्टर फू को उतरते देखकर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन दूसरे ही लम्हे दूसरी कार से चीफांग को उतरते देखकर मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। उसके साथ 2 आदमी थे। मास्टर फू की कार से भी 2 और आदमी उतर आए थे। फिर वहां जो कुछ हुआ उसे मैं जंग का ही नाम दूंगा। मास्टर फू और चीफांग पहले एक दूसरे को ललकारते रहे और फिर भेड़ियों की तरह एक दूसरे पर झपट पड़े। उन दोनों के साथ आने वाले भी आपस में भिड़ गए थे। होटल इंतजामिया ने गेट बंद करा दिया। लॉन में जो लोग बैठे हुए थे वो भी उठकर अंदर चले गए। रेस्टोरेंट वगैरह के दरवाजे भी बंद कर दिए गए। मैं दम बखुद सा खड़ा सड़क की तरफ देख रहा था। मास्टर फू और चीफांग को देखकर लगता था जैसे 2 पहाड़ आपस में टकरा गए। वो चीखते चिंघाड़ते हुए एक दूसरे पर हमलावर हो रहे थे। चीफांग को मैंने पहले लड़ते हुए नहीं देखा था। पहली मर्तबा इस वक्त देखा जब उसने मेरी माँ को कत्ल किया था। वो जिस बेरहमी से मेरी माँ पर खंजर से वार कर रहा था वो मंजर मैं आज तक नहीं भूल सका। फिर वो मौत का साया बनकर मेरे ताक़ुब में लगा था और आज मैं उसे लड़ते हुए देख रहा था। उसका अंदाज देखकर मुझे यह अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो भी अपने फन का मास्टर था। चीफांग किसी ताकतवर स्प्रिंग की तरह अपनी जगह से उछला। वो मास्टर फू को फ्लाइंग किक मारना चाहता था। मास्टर ने उसके दोनों पैर पकड़कर पीछे उछाल दिया। चीफांग कलाबाजी खाता हुआ पैरों के बल गिरा और फौरन ही संभल गया, लेकिन मास्टर ने उसे मजीद संभलने का मौका नहीं दिया। उसने यूं हरकत की जैसे पंच मारना चाहता हो, लेकिन उसकी लेफ्ट किक पूरी कुव्वत से चीफांग की थोड़ी के नीचे नरखरे पर लगी और वो टकराता हुआ पीछे उलट गया। फिर मास्टर ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। स्पिन, राउंड हाउस और बैक किक्स चीफांग पर बरसती रही, लेकिन एक मौके पर चीफांग ने मास्टर की किक रोक ली और उसे पीछे उछाल दिया। मास्टर उलटकर पीछे गिरा, मगर उसने उठने में देर नहीं लगाई। चीफांग ने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए पतलून का पांचा ऊपर उठाया और पिंडली पर चमड़े के फीते से बंधा हुआ खंजर निकाल लिया। उसके हाथ में खंजर देखकर मेरी आंखों में वहशत सी उभर आई। मास्टर ने चीफांग के खंजर वाले हाथ पर किक लगाने की कोशिश की, मगर चीफांग उस दाव को बचा गया। उसने जवाबी वार करने की कोशिश की, लेकिन इस मर्तबा मास्टर ने अपने आप को बचा लिया, मगर उसके साथ ही उसका पांव फिसल गया और वो पुश्त के बल गिर गया। मास्टर ने संभलने की कोशिश की, लेकिन ऐन उसी वक्त चीफांग का एक आदमी मास्टर फू के एक आदमी का पंच खाकर मास्टर के ऊपर गिरा और उसने मौका मिलते ही मास्टर फू के दोनों बाजू गिरफ्त में ले लिए। चीफांग बड़ी तेजी से आगे बढ़ा और चिंघाड़ते हुए खंजर पूरी कुव्वत से मास्टर फू के सीने में उतार दिया। चीफांग ने खंजर का दूसरा वार करने के लिए हाथ ऊपर उठाया।
मास्टर फू के बाजू उस बदमाश की गिरफ्त में थे। उसने दोनों पैर जमीन पर टिकाकर पूरी कुव्वत इस्तेमाल करते हुए ब्रिज बनाया और इस तरह उछला कि वो बदमाश उछलकर दूर जा गिरा। मास्टर फू अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके सीने से खून बह रहा था। उसने चीफांग का दूसरा वार रोकने की कोशिश की मगर लड़खड़ा गया। खंजर दूसरी मर्तबा उसके सीने में पेवस्त हो गया। मैंने आंखें बंद कर ली। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और टांगे हौले हौले कांपने लगी। मास्टर फू जख्मी होने के बावजूद चीफांग की तरफ बढ़ रहा था और चीफांग पैदर पे उस पर खंजर के वार कर रहा था। फिर मैंने मास्टर को सड़क पर गिरते हुए देखा। उसी लम्हे वहां एक और कार आकर रुकी और 4-5 आदमी नीचे उतरे। मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि वो चीफांग के आदमी है या मास्टर के। थाईवांग ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे दरवाजे की तरफ खींचने लगी। मैंने महसूस किया कि उसका हाथ भी कांप रहा था। हम उस कमरे से निकलकर राहदारी में दौड़ने लगे। राहदारी में कुछ लोगों से आमना सामना भी हुआ। वो सब खौफजदा नजर आ रहे थे। हम उसी तंग से जीने से उतरकर राहदारियों में होते हुए होटल के पिछले दरवाजे की तरफ आ गए। मैंने बाहर झांक कर देखा। सड़क सुनसान पड़ी थी। उस तरफ होटल की निगरानी करने वाला बदमाश भी गालिबन होटल के सामने वाले रुख पर चला गया था। मैंने थाईवांग का हाथ पकड़कर बाहर आया और हम दौड़ते हुए सॉन्ग 4 की तरफ मुड़ गए और दूसरी तरफ के मेन रोड पर आ गए। सामने ही एक टुक-टुक खड़ा था। हम दोनों रिक्शे से मिलती जुलती सवारी में बैठ गए। रामा 1 रोड, हरी अप! थाईवांग चीखी। टुक-टुक फौरन हरकत में आ गया। थाईवांग बार बार पीछे मुड़कर देखती रही। रामा 1 रोड पर पहुंचकर टुक-टुक छोड़कर हम एक टैक्सी में बैठ गए। श्याम स्क्वायर के करीब वो टैक्सी छोड़कर हम एक और टैक्सी में बैठे और इस तरह टैक्सियां बदलते बदलते हम टस्कन ब्रिज पर पहुंच गए। आखिरी टैक्सी हमने ब्योरी रोड पर छोड़ दी थी और वहां से आगे पैदल आए थे। घर में दाखिल होते ही थाईवांग ने दरवाजे इस तरह लॉक कर लिए जैसे वो हमारे ताक़ुब में आ रहे हों। वो बुरी तरह खौफजदा हो गई थी। उसने अपनी ड्रेसिंग टेबल की दराज से पिस्तौल निकाल लिया। हमारी वो रात जागते हुए गुजरी। खौफजदा मैं भी था। मास्टर फू के अंजाम ने मेरी रूह तक को तड़पा के रख दिया था। वो मेरी वजह से चीफांग जैसे सफाक आदमी की भेंट चढ़ गया था। थाईवांग की कार इंदिरा रीजेंट होटल की पार्किंग में खड़ी थी, लेकिन दूसरे दिन भी वो सुबह घर से नहीं निकली। उसने तमाम दरवाजों को ताले लगा रखे थे। शाम का अंधेरा फैल चुका था। मैं और थाईवांग लॉन्ज में बैठे थे कि टेलीफोन की घंटी बजी। थाईवांग उठकर फोन के करीब चली गई और रिसीवर उठाकर कान से लगाया। उसके दूसरे हाथ में चाय का कप था। कौन हो तुम? तुम्हारा मेरी कार से क्या ताल्लुक है? मैं जब चाहूंगी ले आऊंगी। मैंने थाईवांग को माउथपीस में कहते सुना और फिर दूसरी तरफ से जो कुछ कहा गया उसे सुनकर थाईवांग का चेहरा धुआं हो गया। चाय का कप उसके हाथ से छूट गया। मैं जल्दी से उसके उठकर करीब गया। क्या हुआ? किसका फोन था? उन्होंने कार के नंबर से मेरा एड्रेस मालूम कर लिया है और उन्हें यह भी मालूम है कि तुम यहाँ हो। वो लोग किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकते हैं। थाईवांग की आवाज उसके हलक में अटक रही थी। मुझे अपने सीने में सांस रुकता महसूस होने लगा। दिमाग में धमाके से होने लगे। मैं कुछ कहना चाहता था मगर मेरी जुबान तालू से चिपक कर रह गई थी। मैं सख्ते किसी कैफियत में खड़ा था। थाईवांग की तरफ देख रहा था। वो भी टेलीफोन स्टैंड के करीब इस तरह खड़ी थी जैसे मुंजमद हो गई हो। स्टैंड से नीचे लटका हुआ टेलीफोन का रिसीवर क्लॉक के पेंडुलम की तरह झूल रहा था। रिसीवर में से कोई आवाज उभर रही थी, लेकिन वो सिर्फ आवाज थी। मेरे लिए उन अल्फाज के माने या मफहूम खत्म हो चुका था। वो सिर्फ आवाज थी, जैसे मौत की चाप। थाईवांग की आंखें खौफ से फटी पड़ रही थीं। उसका चेहरा इस तरह सफेद पड़ गया था जैसे उसके जिस्म में गर्दिश करने वाले खून के सुर्ख सेल अचानक ही नापैद हो गए हों। उसकी जुबान गुंग हो गई थी। कुव्वत गोयाई तो मेरी भी सल्ब हो चुकी थी। मुझे तो यूं लगा जैसे एक लम्हे को जमीन की गर्दिश रुक गई हो, कायनात पर सुकूत तारी हो गया हो और जिंदगी गंभीर सन्नाटे में डूब गई हो। और फिर अचानक ये सुकूत और सन्नाटा टूट गया। फजदान, वो लोग किसी भी वक्त यहाँ पहुंच जाएंगे। एक एक लम्हा हमारे लिए कीमती है। हरी अप! थाईवांग के लरसते होठों से टूटे फूटे अल्फाज निकले। मुझे उसकी हिम्मत की दाद देना पड़ी। ये फोन कॉल गोया मौत की कॉल थी जिसने एक लम्हे के लिए हम दोनों को दहला के रख दिया, लेकिन थाईवांग ने बड़ी तेजी से अपने हवास पर काबू पाने की कोशिश की थी। वो एकदम हरकत में आ गई। मैं भी तेज तेज कदम उठाता उसके साथ बेडरूम में आ गया। उसने अलमारी खोलकर करेंसी नोटों के कुछ बंडल अपने शोल्डर बैग में डाले। ऐसा करते हुए उसके हाथ नुमाया तौर पर कांप रहे थे। अलमारी में तय दर तय रखे हुए कपड़े और दूसरी बहुत सी चीजें नीचे गिर गईं, लेकिन शायद अब उसे इस बात की परवाह नहीं थी। अलमारी से हटकर वो ड्रेसिंग टेबल के करीब आ गई और बारी बारी सारे दराज बाहर खींच लिए, लेकिन शायद उसे मतलूबा चीज नहीं मिल रही थी। उस पर खौफ के साथ अब झंझलाहट भी तारी हो रही थी। मैंने यही रखा था, पता नहीं कहाँ गया। किस चीज की तलाश है? मैंने आगे बढ़ते हुए पूछा। पिस्तौल, मैंने चेक करके यही रखा था, किसी दराज में। पिस्तौल तुम्हारे तकिए के नीचे है। थाईवांग ने तकिया उठाकर एक तरफ फेंक दिया और झपट कर पिस्तौल उठा लिया।
اب نکل چلو یہاں سے، وہ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں۔ وہ تیزی سے کہتی ہوئی دروازے کی طرف گھوم گئی۔ بیڈ روم سے نکل کر میں نے لاؤنج کی طرف قدم بڑھایا تو اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ ادھر نہیں، ہو سکتا ہے کوئی آدمی بنگلے کی نگرانی کر رہا ہو، اس طرف، ہم پچھلی طرف دروازے سے نکلیں گے، اس نے سرگوشی میں کہا۔ میں اس کے ساتھ دوسری طرف مڑ گیا اور پھر راہداری میں گھوم کر ہم عقبی دروازے کے قریب آ گئے۔ اس نے بیگ میرے حوالے کر دی جسے میں نے کندھے پر لٹکا لیا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں پستول تھا اور بائیں ہاتھ سے وہ بڑی آہستگی سے دروازے کا بولٹ گرا رہی تھی۔ گھر کی تمام بتیاں کھلی چھوڑ دی گئیں تاکہ اندھیرا ہو جانے پر کسی کو شبہ نہ ہو سکے۔ بڑی احتیاط سے دروازہ کھول کر ہم باہر آ گئے۔ اس طرف کھلی جگہ پر چند درخت تھے اور ان سے آگے تقریباً 7 فٹ اونچی باؤنڈری وال تھی۔ میں دن میں 1-2 مرتبہ اس طرف بھی آ چکا تھا اور ایک مرتبہ تو میں نے دیوار پر سے جھانک کر دیکھا بھی تھا۔ اس دیوار کے دوسری طرف ایک کشادہ گلی تھی، لیکن اس بنگلے کے عین سامنے کوئی بنگلہ وغیرہ نہیں تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ تھائی وانگ کے بنگلے کے پہلو سے گزرنے والی نہر میں اس جگہ کسی قدر خم تھا۔ ہم دونوں عقبی دروازے سے نکل کر درختوں میں باؤنڈری وال کی طرف چلنے لگے۔ موت کے فرشتے جب تعاقب میں لگے ہوئے ہوں تو معمولی سی آہٹ بھی دہلا دیتی ہے۔ درختوں کے نیچے خشک پتے بکھرے ہوئے تھے، پیروں کے نیچے دبنے سے چرچراہٹ کی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ تھائی وانگ بہت محتاط انداز میں قدم اٹھا رہی تھی اور بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی۔ دیوار تقریباً 7 فٹ اونچی تھی۔ تھائی وانگ کے لیے اوپر چڑھنا آسان نہیں تھا۔ پہلے میں دیوار پر چڑھ گیا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اوپر کھینچ لیا۔ ابھی ہم دیوار کے دوسری طرف کودنے کے لیے پر تول ہی رہے تھے کہ بنگلے کے گیٹ کی طرف سے دھپ کی آواز سن کر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ تھائی وانگ نے چیخ روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اس کا یہ خیال بالکل درست نکلا تھا کہ وہ لوگ کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتے تھے۔ دھپ کی آواز کا مطلب یہی تھا کہ کوئی آدمی بنگلے کے سامنے والی دیوار سے اندر کودا تھا۔ جلدی کرو پلیز، وہ لوگ آ گئے۔ تھائی وانگ کی آواز خوف سے کپ کپ آ رہی تھی۔ میری بھی گھگی بندھی ہوئی تھی، لیکن میں اپنی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے تھائی وانگ کا ایک ہاتھ پکڑ کر اسے دیوار کی دوسری طرف لٹکا دیا اور پھر خود بھی دونوں ہاتھ دیوار پر جما کر نیچے لٹک گیا اور بڑی آہستگی سے اتر گیا۔ اگر میں چھلانگ لگاتا تو دھپ کی آواز کسی کو بھی متوجہ کر سکتی تھی۔ اس وقت اگرچہ 8 ہی بجے تھے، لیکن اس طرف گلی میں کوئی نہیں تھا۔ بنگلوں میں روشنیاں زندگی کا ثبوت فراہم کر رہی تھیں۔ 1-2 بنگلوں کے سامنے کاریں بھی کھڑی تھیں۔ ہم دونوں نے دیوار سے اتر کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر سامنے کی طرف دوڑنے لگے۔ اس طرف، تھائی وانگ نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس طرف پیدل آمد و رفت کے لیے نہر پر لکڑی کا ایک پل ہے، وہ پل پار کر کے چائے روئے ناکھن روڈ کی طرف ہم جا سکتے ہیں۔ ہم دونوں نہر کی طرف مڑ گئے۔ بنگلوں اور نہر کے درمیان تقریباً 6 فٹ چوڑی پٹی تھی۔ اس کچے رستے پر عام طور پر پیدل یا سائیکل سوار لوگ ہی آیا جایا کرتے تھے، یا کبھی کبھار موٹر سائیکل والے بھی یہ راستہ استعمال کرتے تھے۔ ذرا آگے نہر پر لکڑی کے تختوں کا ایک پل تھا جس کی چوڑائی 4 فٹ سے زیادہ نہیں تھی۔ اس کے دونوں طرف نیچے اوپر بانس کے 2 ڈنڈوں کی ریلنگ بھی لگی ہوئی تھی۔ یہ پل دراصل پیدل آمد و رفت کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ نہر کے دوسری طرف جانے کے لیے سڑک والے پل کا طویل فاصلہ طے نہ کرنا پڑے۔ کچے راستے پر دوڑتے ہوئے ہمیں دھپ دھپ کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ تیز بھاگو، وہ لوگ بنگلے کی دیوار کود کر باہر آ گئے ہیں، تھائی وانگ چیخی۔ میں تو تیز بھاگ رہا تھا لیکن وہ خود ہی پیچھے تھی۔ میں نے مڑ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے بھی اپنے ساتھ تیز دوڑانے لگا۔ ہم دونوں ننگے پیر تھے، اس لیے کچی زمین پر دوڑنے سے زیادہ آواز پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ ہم لکڑی والے پل کے قریب پہنچے۔ پیچھے سے شور کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ایک آدمی تھائی زبان میں چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، ادھر ادھر بنگلوں میں دیکھو اور تم نہر کی طرف جاؤ، جلدی کرو، اگر وہ نکل گئے تو ٹائیگر ہم میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تھائی وانگ، میں نے پل کے قریب رکتے ہوئے کہا، اگر ہم دوڑتے رہے تو پکڑے جائیں گے۔ اس وقت ہمارے لیے محفوظ ترین جگہ یہ پل ہے، اس کے نیچے چھپ کر ہم ان کی نظروں سے بچ سکتے ہیں۔ میری بات تھائی وانگ کی بھی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے ایک مرتبہ پیچھے مڑ کر دیکھا اور پل کے بالکل ساتھ نہر میں اتر گئی۔ اس کے فوراً بعد ہی میں بھی بڑی آہستگی سے پانی میں اتر گیا۔ تھائی وانگ کو اپنے ساتھ لیتا ہوا میں پل کے نیچے پہنچ گیا۔ میں نے بیگ کا اسٹرپ گردن میں ڈال کر اسے کندھے پر لٹکا لیا تھا۔ تھائی وانگ نے بھی پستول والا ہاتھ اوپر اٹھا رکھا تھا۔ جیسے ہی ہم پل کے نیچے پہنچے، میں نے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سن کر گردن گھمائی تو ایک آدمی کچے راستے پر دوڑتا ہوا نظر آیا۔ ہم دونوں نہر کے کنارے کے ساتھ لگے پل کے نیچے کھڑے رہے۔ اس جگہ پانی میرے سینے کے برابر پہنچ رہا تھا۔ میں نے ایک ہاتھ سے پل کے تختوں کے نیچے ایک لکڑی کو پکڑ رکھا تھا اور دوسرا ہاتھ تھائی وانگ کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے اپنے ساتھ لگا رکھا تھا۔ اس نے بھی ایک ہاتھ سے آگے والی لکڑی کو تھام رکھا تھا۔ چند سیکنڈ بعد دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز دوبارہ سنائی دی جو لمحہ بلمحہ قریب آتی جا رہی تھی، اور پھر وہ آدمی پل پر پہنچ گیا۔ دھڑ دھڑ کی آواز ہمارے سروں پر سے گزر گئی۔ پل کے نیچے گہری تاریکی تھی۔ اگر وہ شخص پل کے نیچے جھانکنے کی کوشش کرتا بھی تو شاید ہم تاریکی میں سے نظر نہ آتے، لیکن ہم اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑے، سانس روکے ہوئے ساکت کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ آدمی پل پر دوڑتا ہوا بنگلوں کی طرف چلا گیا۔ کچے راستے پر اس کے قدموں کی آواز بھی بتدریج معدوم ہوتی چلی گئی۔
अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे थाई वांग कांपने लगी हो और फिर उसके मुंह से डरी डरी अजीब सी आवाजें भी निकलने लगी। क्या हुआ? क्या सर्दी लग रही है? मैंने सरगोशी में उससे पूछा। इस स्नेक, मेरी गर्दन पे स्नेक लिपट गया है। मैंने एक झटके से उसकी कमर से हाथ हटा लिया और फिर दोबारा हाथ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर बढ़ाने लगा। मेरा दिल भी खौफ से कांप रहा था। उसकी गर्दन पर लिपटे हुए सांप ने मुझे डस लिया तो उससे आगे मैं कुछ नहीं सोच सका। डैडी से एक मर्तबा सुना था कि पानी के सांप ज्यादा खतरनाक और जहरीले होते हैं। सांप का खौफ भी अजीब होता है। आदमी राइफल की गोली का तो सामना कर सकता है, लेकिन सांप से डसे जाने का तस्वुर ही बड़ा खौफनाक होता है। ये खौफ मेरे दिल पर भी तारी हो रहा था, लेकिन मेरा हाथ आहिस्ता आहिस्ता थाई वांग के शाने पर रेंगता हुआ गर्दन पर पहुंच गया। फिर मैंने सांप को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसके साथ ही मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। वो किसी झाड़ी की लचकदार शाख थी जो ना जाने कहां से पानी में बहती हुई आ रही थी और थाई वांग की गर्दन से लिपट गई थी। सांप नहीं, झाड़ी थी। ये कहते हुए मैंने झाड़ी फेंक दी और फिर पुल पर कदमों की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। खामोश रहना, कोई आ रहा है। मैंने सरगोशी की। पुल के तख्तों पर कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो एक औरत और एक मर्द था जो दूसरी तरफ से आए थे और बातें करते हुए पुल पर से गुजर गए थे। वो लोग हमें बंगलों में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और अब मेरा ख्याल है हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। थाई वांग ने सरगोशी की। मैंने थाई वांग को छोड़ दिया और आहिस्ता आहिस्ता किनारे के साथ हरकत करता हुआ पुल से बाहर झांकने लगा। बंगलों की तरफ से शोर की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वो लोग गालिबन जबरदस्ती बंगलों में घुसकर हमें तलाश कर रहे थे। वो यकीनन यही समझ रहे होंगे कि अपने बंगले से भागकर हमने इधर किसी बंगले में पनाह ले ली है। मैं मोहतात नजरों से इधर उधर देखता हुआ बड़ी आहिस्तगी से बाहर निकल आया और थाई वांग को भी बाहर खींच लिया। कपड़ों से पानी निचड़ रहा था। मैं उस वक्त अजीब सी कैफियत में था। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा था। अब तक न जाने कितने लोग मारे जा चुके थे। मास्टर फू का हशर मैंने अपनी आंखों से देख लिया था और अब उन्होंने थाई वांग का भी सुराग लगा लिया था, जिसने मुझे पनाह दे रखी थी। अगर हम दोनों बंगले में उनके हाथ लग जाते तो ना जाने हमारा क्या अंजाम होता। अगरचे उनका असल टारगेट मैं था, लेकिन ना जाने मेरे जहन में ये बात क्यों समा गई थी कि मुझे थाई वांग की हिफाजत करनी चाहिए। वो मेरी वजह से इस मुसीबत में फंसी थी और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी अब मुझ पर ही आयद होती थी। और फिर मैंने गैर इरादी तौर पर उसका हाथ पकड़ लिया और हम पुल पार करके दूसरी तरफ चले गए। दूसरी तरफ एक तंग सी गली थी जो आगे जाकर चाय रोय नाखन रोड से जा मिलती थी। कपड़ों से अभी तक पानी धारों की सूरत में बह रहा था। हम चंद ही गज आगे चले थे कि तकरीबन 50 गज आगे वाले मोड़ से एक मोटरसाइकिल इस तरफ मुड़ती हुई नजर आई। उस मोटरसाइकिल को देखकर मेरे जहन में अचानक ही ख्याल उभरा। मैंने थाई वांग की तरफ देखा। उसके जहन में भी गालिबन को ऐसी ही बात थी। उसने मुझे इशारा किया और बड़ी फुर्ती से सड़क से हटकर झाड़ियों में दिबक गया। मैं थाई वांग सड़क के बीच में खड़ी हो गई। उसने पिस्तौल वाला हाथ पुश्त पर रख लिया और दूसरे हाथ से मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा करने लगी। मोटरसाइकिल वाला उसके करीब पहुंचकर रुक गया। थाई वांग ने बड़ी फुर्ती से मोटरसाइकिल सवार पर पिस्तौल तान लिया। अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो बाइक स्टैंड पर खड़ी करके खामोशी से उस तरफ दौड़ लगा दो। अगर तुम्हारे मुंह से कोई आवाज निकली तो गोली मार दूंगी। मोटरसाइकिल सवार दुबला पतला सा अधेड़ उम्र आदमी था। पिस्तौल देखकर वो थर थर कांपने लगा। उसने नीचे उतरकर मोटरसाइकिल स्टैंड पर खड़ी कर दी और मुंह से आवाज निकाले बगैर झाड़ियों में दौड़ता चला गया। मैं झाड़ियों से निकलकर सड़क पर आ गया। थाई वांग ने पिस्तौल पजामे की जेब में ठूंस लिया और मोटरसाइकिल पर बैठकर किक लगाने लगी। मैं इस दौरान में पिछली सीट पर बैठ चुका था। फिर मुझे गैर मुतवक्को सूरत हाल का सामना करना पड़ा। फिजा अचानक ही रोशन हो गई थी। मैंने चौंक कर देखा और कांप के रह गया। नहर के दूसरी तरफ थाई वांग की कोठी से शोले बुलंद हो रहे थे। गालिबन पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई थी। थाई वांग एक लम्हे को सख्ते किसी कैफियत में बेहिस्सो हरकत मोटरसाइकिल पर बैठी रही। फिर वो बाइक से उतर गई और जेब से पिस्तौल निकाल लिया। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, एक एक को खत्म कर दूंगी। मैं चौंक गया और दूसरे ही लम्हे मैं भी सीट से उतर गया। मोटरसाइकिल दूसरी तरफ उल्टी पड़ी थी। थाई वांग पुल की तरफ दौड़ रही थी। मैंने उसे लपक कर पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैंने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने मेरा घर जला दिया, सब कुछ जला के राख कर दिया। मैं उन सबको खत्म कर दूंगी। पागल मत बनो थाई वांग, होश के नाखून लो। वो तुम्हें देखते ही गोलियों से भून देंगे या तुम्हें भी उठाकर जलती हुई आग में फेंक देंगे। थाई वांग चीखते हुए अपने आप को मेरी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करती रही। अपना बंगला आग के शोलों की लपेट में देखकर उस पर जुनून किसी कैफियत तारी हो गई थी। मैंने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। वो लड़खड़ा कर रह गई। पागल मत बनो। इस वक्त उस तरफ जाना खुदकुशी के मुतरादिफ है। हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, अलबत्ता वो हम दोनों को हलाक कर देंगे। अक्लमंदी का तकाजा यही कि हम यहाँ से निकल जाएं। तुम्हारे घर की बर्बादी का बदला हम उनसे जरूर लेंगे। हम जिंदा रहे तो ऐसे कई मौके मिलेंगे, पर इस वक्त यहाँ से निकलो।
थाई वांग वहशत आमेज नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। थप्पड़ खाने के बाद मेरी बात शायद उसकी समझ में आ गई थी। अब यहाँ खड़े खड़े वक्त ज़ाया मत करो, वो लोग इस तरफ आ रहे हैं, जल्दी करो, मैंने कहा। 3-4 आदमी बंगलों के साथ नहर के कच्चे रास्ते पर दौड़ते हुए पुल की तरफ आ रहे थे। थाई वांग ने पिस्तौल फिर जेब में डाल लिया और मोटरसाइकिल सीधी की, किक लगाकर उसे स्टार्ट कर दिया। मैं पिछली सीट पर बैठ गया। उसने गियर में डालकर मोटरसाइकिल को वापस मोड़ा और उसकी रफ्तार बढ़ाती चली गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। बंगले से उठने वाले शोले अब आसमान से बातें कर रहे थे और लोगों के शोर की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। थाई वांग मोटरसाइकिल चलाने में बड़ी माहिर साबित हुई। रफ्तार बहुत तेज थी। मैं पिछली सीट पर बैठा उसके साथ चिपका हुआ था। दोनों हाथ उसकी बगलों से निकालकर उसके सीने पर लपेट रखे थे। मेरे कंधे पर लटका हुआ बैग कभी एक तरफ झूल जाता और कभी दूसरी तरफ। 4 रोए नाखन रोड तक पहुंचने में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। वहां से उसने मोटरसाइकिल क्रोंग थीप ब्रिज की तरफ मोड़ ली। दरिया के पुल पर उस वक्त ट्रैफिक ज्यादा था, लेकिन थाई वांग बड़ी महारत से मोटरसाइकिल को गाड़ियों के बीच से घुमाती हुई निकाल रही थी। पुल पार करके उसने मोटरसाइकिल को न्यू रोड की तरफ मोड़ दिया और फिर मुख्तलिफ सड़कों पर घूमती हुई पेन रोड पर आ गई और फिर इंडियन टेम्पल के अकब में एक गली में मोटरसाइकिल रोक ली। उस गली में कई मंजिला मकान थे और ज्यादा आबादी हिंदुस्तानियों की थी। उनमें अक्सरियत हिंदुओं की थी और यही वजह थी कि यहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर भी था। उस वक्त 9:30 बजे थे। कुशादा गली में कुछ बच्चे खेल रहे थे, लेकिन किसी ने भी हमारी तरफ तवज्जो नहीं दी। वो सब अपने अपने खेल में मशगूल रहे। थाई वांग ने मोटरसाइकिल का इंजन बंद कर दिया और नीचे उतरकर एक मकान की बेल बजा दी। मैं बाइक पर ही बैठा रहा। पैर मैंने दूसरी तरफ लटकाकर जमीन पर रख लिए। थाई वांग का कॉटन का पजामा तो तकरीबन सूख गया था, लेकिन मेरी जीन्स की पैंट के पांचों से अभी तक पानी के कतरे टपक रहे थे। कॉल बेल बजाने के थोड़ी देर बाद ही दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने वाली कोई औरत थी। थाई वांग ने उससे कोई बात की और मुड़कर मुझे इशारा किया। उसके साथ ही दरवाजा पूरी तरह खुल गया। मैं सीट से उतरकर बाइक को खींचता हुआ अंदर ले गया। मकान के दरवाजे के सामने गालिबन साइकिल ले जाने के लिए सीमेंट का एक छोटा सा रैंप बनाया हुआ था, जिसकी वजह से मुझे बाइक अंदर लाने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। दरवाजा खोलने वाली एक बूढ़ी हिंदू औरत थी, जिसने सफेद कॉटन की साड़ी पहन रखी थी। वो दूसरी तरफ मुड़कर किसी को आवाज दे रही थी। हमारे अंदर आने के चंद सेकंड बाद ही एक कमरे का दरवाजा खुल गया और उस कमरे से बरामद होने वाली औरत को देखकर ना जाने क्यों मैं कुछ अजीब सा महसूस करने लगा। खिलती हुई गंदुमी रंगत की मालिक, दराज कामत वो औरत बहुत हसीन थी। गुलाबी रंग की साड़ी भी उस पर खूब जच रही थी। उसकी हिरनी जैसी स्याह आंखों में सितारों जैसी चमक थी और माथे पर बिंदिया भी सितारे की तरह चमक रही थी। कमरे से निकलने के बाद वो हैरत से बारी बारी हम दोनों की तरफ देख रही थी। मैं उसके चेहरे से नजरें हटाकर इधर उधर देखने लगा। दरमियान में कुशादा सहन था और अतराफ में कमरे। बाएं तरफ दीवार के साथ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां थी। ऊपर भी इसी तरह के कमरे थे, लेकिन सहन नहीं था। कमरों के आगे कुशादा बालकोनियां थी। ये डबल स्टोरी मकान मजमूई तौर पर 6-7 कमरों पर मुश्तमिल था, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त इन दोनों औरतों के सिवा यहाँ और कोई नहीं था। हेलो थाई, ये क्या हुआ? क्या हालत बना रखी है तुमने? और ये कौन है? वो खूबसूरत औरत आगे बढ़ते हुए बोली। कमरे में चलो, मैं सब कुछ बताती हूँ, लेकिन बुंदू को समझा दो कि बाहर यहाँ की कोई बात का जिक्र ना करे। समझ लो कि यहाँ कोई नहीं आया। थाई वांग ने आखिरी अल्फाज उस बूढ़ी औरत की तरफ देखकर कहते, उसकी तुम फिक्र मत करो, उसने कुछ देखा ही नहीं। आओ ऊपर चलकर बैठते हैं। थाई वांग ने मुझे भी इशारा किया और हम ऊपर आ गए। वो कमरा जो खोला गया था बेडरूम था। बिस्तर बहुत आरामदेह था। बेड की बनी हुई इजी चेयर की तरह एक लंबी सी कुर्सी भी थी, जिस पर लेटा भी जा सकता था। 2 कुर्सियां और थी। बेड साइड टेबल पर मेकअप में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ चीजें रखी हुई थी। मेरे लिए सबसे ज्यादा हैरत अंगेज बात वो तस्वीरें थी जो दीवारों पर खूबसूरत फ्रेमों में लगी हुई थी। 2 तस्वीरें नीम उरिया लिबास में खूबसूरत लड़कियों की थी और एक तस्वीर में औरत के साथ एक मर्द भी था। दोनों नीम उरिया लिबास में थे। इस किस्म की लड़कियों की नीम उरिया तस्वीर मैंने थाई वांग के घर में भी देखी थी और यहाँ भी। मुझे हैरत तो इस बात पर थी कि घरों में ऐसी गंदी तस्वीरें क्यों लगाई जाती थीं। मुझे अच्छी तरह याद था कि एक मर्तबा डैडी एक मैगजीन लेकर आए थे। उस मैगजीन में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें थी। उस रोज मैं मैगजीन देख रहा था कि मम्मी ने मेरे हाथ से छीन लिया। उसके बाद ना तो मुझे घर में वो मैगजीन दिखाई दिया और ना ही डैडी कभी कोई मैगजीन लेकर आए, लेकिन यहाँ ऐसी तस्वीरें बड़े शौक से लगाई गई थी। इस कमरे में आने के बाद थाई वांग ने हमारा तारुफ भी करवा दिया। वो खूबसूरत औरत जानकी देवी थी। लेडी डॉक्टर थी और इस इलाके में उसका एक क्लिनिक भी था। मेरा ख्याल है पहले तुम लोग अपने हुलिये दुरुस्त कर लो, जानकी देवी ने कहा और अलमारी में से एक लुंगी और कुर्ता निकालकर मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये बाथरूम है, तुम नहा धोकर कपड़े बदल लो, हम दूसरे कमरे में तुम्हारा इंतजार करेंगे। वो दोनों उस कमरे से चली गईं। मैंने कंधे पर लटका हुआ बैग उतारकर बेड पर डाल दिया और दरवाजा बंद करके बाथरूम में घुस गया।
आधे घंटे बाद बाथरूम से निकला तो मैं अपने आप को बहुत तरोताज़ा महसूस कर रहा था। लुंगी और कुर्ता भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल हल्का फुल्का। घर में डैडी को भी अक्सर ये लिबास पहने देखा करता था। इसमें आदमी अपने आप को बहुत ईजी महसूस करता है। मैं नहीं जानता था कि जानकी देवी से थाई वांग का क्या ताल्लुक है, लेकिन हम दोनों मौत के मुंह से निकल कर भागे थे और हमें किसी ऐसी जगह की जरूरत थी जहां कम से कम 2-3 दिन तक सुकून से रह सके और आइंदा के बारे में सोच सके। थाई वांग मुझे यहाँ लेकर आई थी, जिसका मतलब था कि उसे जानकी देवी पर मुकम्मल एतमाद होगा। यहाँ पर पार्ट 18 का इख्तिताम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 19 समाप्त फरमाएं।